तो मेरे पास ये एक पेन केस है जिसमें सिजर, हाइलाइटर, फेविस्टिक, स्टेपलर ये सब रखा हुआ है। यदि मैं इनका मास मेजर करता हूँ अलग अलग, लाइक इसका मास किया, इसका मास किया, इसका मास किया, जो इसका ये इन सबका मास किया, साथ ही साथ पेन केस का भी कर लिया मान लो, और फिर इसमें डालने के बाद मास कैलकुलेट करूं तो क्या कोई डिफरेंस होना चाहिए क्या? I mean, जिन चीज़ों से मिलकर ये बना है उनको ऐड कर दूं और फिर कलेक्टिव मास देखूं इस पूरे सिस्टम का, तो डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास तो क्या रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा। ये सब करने मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस में होता है, और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग क्लास। हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा है, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, नोटबुक पेन उठाइए, लास्ट क्लास है न्यूक्लियाई की, 5वां दिन हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर हेडिंग लगाएंगे मास डिफेक्ट। गाइस, न्यूक्लियस चल रहा है ना। आपको पिछली क्लास में बताया कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन होता है, न्यूट्रॉन। इनको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियन बोलते हो बेसिकली। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, अब मैं ना एक न्यूक्लियस बनाने जा रहा हूं, या यूं समझ लीजिए एक न्यूक्लियाइड तैयार कर रहा हूं मैं यहां, जिसमें मैंने एक प्रोटॉन यूज करना है और एक न्यूट्रॉन यूज करना है। यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिला के एक न्यूक्लियस बनेगा बेसिकली, ऐसे समझिए आप। अब मैंने इस प्रोटॉन का मास देखा, इस प्रोटॉन का मास है mp, मेजर किया अपन ने, और इस न्यूट्रॉन का मास है mn। इकट्ठा किया, बना दिया क्या, न्यूक्लियस, और फिर सारे को भी इकट्ठा मेजर कर लिया कि इसका मास कितना बन रहा है, m। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये कैसे बना है, इन दोनों को मिला के बना है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू एक्सपेक्ट कि mp प्लस mn किसके बराबर होना चाहिए, m के ही बराबर होना चाहिए। भैया ये कैसे बना है, इन दोनों को मिला के बना है, इन दोनों को मिला के बना है, तो इनका जो टोटल मास है वो कलेक्टिव मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इनका सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस है वो इस कलेक्टिव मास से ज्यादा निकला। सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस लिख लेना। राइटिंग की बहुत कंप्लेन आ रही है, बट सॉरी, ये तो 30 साल में बिल्ड हुई है, इस पर तो क्या इंप्रूवमेंट करूंगा मैं। सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस जो है वो ये कलेक्टिव मास से ज्यादा है साहब, ज्यादा है, ज्यादा है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ के समाधान के लिए हम लोग क्या भगवान को याद करते हैं, तो हम भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान ये हुआ क्या है। रो रहे पीट रहे भगवान के सामने, क्योंकि हमने अपने बचपन से एक रूल पढ़ा है फिजिक्स का, फंडामेंटल रूल है कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मास क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। किसी रिएक्शन में हमेशा से आप बोलते आए हो रिएक्टेंट साइड का मास शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का मास। लेकिन यहां झोल कुछ और ही हो गया है ना, दया गड़बड़ ढूंढ रहा है। अभी क्या है कि भगवान के पास पहुंचे और हम लोग बोल रहे हैं भगवान कंजर्वेशन ऑफ मास की हत्या हो गई। भगवान आप कहाँ बैठे हो छुपे हुए, आइए बाहर निकलिए। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय हाय। भगवान सर्दी में सो रहे थे, रजाई से उठे रहा, कौन है वे? भगवान आते उठ के, क्या हुआ बेटे? हम रो रहे हैं भैया, कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म हो गया, भगवान कुछ नहीं बचा दुनिया में। दो ही तो चीजें थी बस फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। उसमें से एक की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लाना फलाना। भगवान को बहुत तरस आया। भगवान ने बहुत प्यार से हमारे सर पे हाथ डाला, ऐसे चिन पे हाथ रख के उठाया और ऐसे गाल पे 2 दिए तमाचे खींच के। कहता भाई किसने कहा तुझे कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम का कोई रूल है, मास कंजर्व्ड होता है? हाँ? मतलब ये क्या कह रहे हो भगवान, ये क्या कह रहे हो, कंजर्वेशन मास का रूल नहीं होता? मैंने तो बचपन से यही पढ़ा। भगवान कहते बेटा तेरा काटा गया है, जैसे तेरा उसने काटा था जिसने तुझे भी ब्लॉक कर रखा है, ऐसी तरह यहां भी काटा गया है। दुनिया में मास और एनर्जी दोनों एक ही चीजें हैं, और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तेरा मास कहीं नहीं गया बेटे, तेरा मास सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आंखें खुल रही हैं, तुम्हारी भी खुल रही हैं, बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुन रहे हो। मास डिस्ट्रॉय हो गया, एनर्जी क्रिएट हो गई। हाय 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 हाय, ये पाप कब हुआ? कंजर्वेशन मास में तो हमने पढ़ा मास ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता। कंजर्वेशन एनर्जी में देखा भैया एनर्जी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती। इधर क्या देख रहे हैं, मास कन्वर्ट कर गया अपने आप को एनर्जी में। भाई साहब मास खत्म हो गया, एनर्जी पैदा हो गई। अरे रे 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 रे, नई चीजें आ रही हैं, कुछ नया ही बन रहा है फिजिक्स में। यही सब बना था नया फिजिक्स में। हम कह रहे भगवान कहाँ है वो एनर्जी?
भगवान करे बेटे जो तूने कलेक्टिव मास तैयार किया है या जो न्यूक्लियस तैयार किया है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट कर सकता है? मैंने बोला हाँ जी हाँ कर सकता हूं। कैसे करेगा बेटे सेपरेट? सर एनर्जी सप्लाई कर दूंगा, इसको जो है एनर्जी दे दूंगा। एनर्जी देने से क्या होगा, मेरा जो ये इसके कंपोनेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो बाहर आ जाएंगे, प्रोटॉन अलग आ जाएगा, न्यूट्रॉन अलग आ जाएगा। बोले बेटा जब तू ये करेगा तो एनर्जी तू क्यों सप्लाई करेगा? मैं बोलूंगा अरे सर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो एनर्जी की वजह से तो वो बंधे हुए हैं अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं तो एनर्जी की वजह से फंसे हुए। बेटे वो एनर्जी कहां से आई? ये जो मास लूज हुआ है ये इनको कंबाइन करने में कलेक्टिव मास में जो मास तैयार हुआ है वो मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिसने इसको क्या किया, बाइंड किया न्यूक्लियाइड में। और वापस जब आपको सेपरेट करना था तो फिर से उतनी ही इक्वल अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। क्या बात समझ में आई? देखो नहीं समझ में भी आए ना यहां से तो वापस वीडियो लेक्चर को पीछे लेके जाना, यहां से वीडियो लेक्चर को पीछे लेके जाना और फिर से देखना कि मैं क्या बता रहा हूं। हालांकि डेफिनेशंस के साथ हम लोग इसको वापस से देखने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो सबसे पहले मास डिफेक्ट पर बात करते हैं। मास डिफेक्ट क्या है? अच्छा इस बीच मुझे कोई ये बता सकता है कि भगवान कौन थे? जो बता पाए वो कमेंट में बताना कि हाँ सर मैंने गेस कर लिया था। भगवान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन साहब ने एक रूल दे रखा है दुनिया को, सारी दुनिया जानती है, E इज इक्वल टू MC²। साइंस वाला हर बच्चा जानता है इस रूल को, E इज इक्वल टू MC²। इसमें है क्या? इसमें यही तो है, एनर्जी is equivalent to mass. Energy can be transformed into mass और vice versa, मास को भी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसी रूल पर चलेगा ये हमारा सारा खेल। और बड़ी मजेदार चीजें आने वाली हैं आज की क्लास में। मैं कह रहा हूं आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी वीडियो देख के जाना, बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। और चलो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मास डिफेक्ट को डिफाइन करता हूं आपके लिए। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट क्या है? डेफिनेशन आई विल राइट हियर। This is the mass difference between sum of individual masses of protons and neutrons and the collective mass of a nucleus. अभी क्या है कि यदि कोई न्यूक्लियाइड में ले लेता हूं जिसका ये एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, यानी कि उसके प्रोटॉन कितने हैं Z, उसके न्यूट्रॉन कितने हैं A-Z, ठीक है। तो अब देखो जरा उसका ये क्या बोला मैंने, इन सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी का लिखाना क्या होता है देख लेना, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना MP, प्रोटॉन कितने Z, न्यूट्रॉन का मास कितना Mn, न्यूट्रॉन कितने A-Z। इसको जोड़ दो, जोड़ दिया। ये कलेक्टिव मास से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो वो डिफरेंस जो बन जाता है मास डिफेक्ट। डिनोट करेंगे बच्चों डेल M से। ये हो गया मास डिफेक्ट। फॉर्मूला ZMP प्लस A-Z Mn माइनस M, वेर M इज कलेक्टिव मास, इकट्ठा जो मास है इनका। बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन में यूज हो जाएगा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले से बनी है। फॉर्मूला याद हुआ, खेल खत्म हुआ। नाउ दिस मास डिफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी मास इक्विवेलेंट ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता। तो ये डेल एम जो लूज किया आपने इस सब में, वो डेल एम जो है इंटू C² एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी क्या करेगी एनर्जी बांध देगी आपके इनको, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस तैयार करने के लिए, वो बंध जाएंगे उधर। इसका मतलब मैं यहां पर बोलूंगा इसको बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला क्या बना, डेल MC²। अब बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे करने हैं आपने, डेफिनेशन डालनी है तो वैसे तो दिस इज द एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, बट हाउ विल वी डिफाइन, विल डिफाइन लाइक कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे मिलकर बना है न्यूक्लियस, उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं साहब। बाकी फॉर्मूला बन गया आपके सामने, डेल MC²। चलेगा, चलना चाहिए। माय डियर बच्चा गैंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। आपको पता है कि मास जो चलता है प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का
हमने एक यूनिट पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में बनाई है, एएमयू। एएमयू प्रोटॉन का मास 1.0076, न्यूट्रॉन का भी एएमयू में, सबका एएमयू में चला रहे अपन। तो मैं आज जानना चाहता हूं कि यदि मास डिफेक्ट 1 एएमयू का हो जाए, यदि मास डिफेक्ट 1 एएमयू का हो जाए तो एनर्जी कितनी होगी, यानी कि 1 एएमयू कितनी एनर्जी के बराबर है। भाई मास एनर्जी में बदल सकता ना, तो 1 एएमयू मास कितनी एनर्जी के बराबर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1 एएमयू ले लिया किसकी जगह, डेल एम की जगह, इनटू में क्या सी स्क्वायर। सी क्या है, सी क्या है सी है 3 × 10⁸, ठीक है, ओके। डेल एम 1 एएमयू जिसको क्या लिख दोगे 1.66 × 10⁻⁻27 kg। एनर्जी आप प्रेफर करेंगे निकालना ईवी में, किसमें, ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। बच्चों जल्दी से जरा ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप फटाक से। ये मुझे एनर्जी बताओ 1 एएमयू इज इक्वल टू कितनी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जल्दी से, है बस कुछ नहीं करना यहां। एम इज इक्वल टू क्या, डेल एम इज इक्वल टू क्या, 1 एएमयू दे रखा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम दिया तुम्हें, सी दिया तुम्हें, एनर्जी ईवी में निकालनी है। आ गया होगा आंसर, आंसर आया होगा 1 एएमयू इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जिसका नहीं भी आया निकाल लेना आराम से। 1 एएमयू इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 एएमयू कितने एनर्जी के बराबर हुआ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा यानी 10⁶, ठीक है साहब। अभी ये क्लियर हुई बात। अब मोटे मोटे शब्दों में देखो, हाईलाइट ले लो जल्दी से। मास डिफेक्ट क्या है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास का और कलेक्टिव मास का। ये मास डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि जो लॉस ऑफ मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो 1 एएमयू का मास डिफेक्ट हो तो कितनी एनर्जी रहेगी, 1 एएमयू इज इक्वल टू रहता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इस पर जल्दी से आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे होने हैं। चलो लगाए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ले लो। हमारे पास एक कैल्शियम है, कैल्शियम न्यूक्लियस का कलेक्टिव मास आपके पास अवेलेबल है 2040 से कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मास आपको दे रखा है कितना, 39.962589। कोशिश करूंगा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए क्वेश्चन। इसका कलेक्टिव मास दे रखा है 39.962589 और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है 1.008665 और मास ऑफ ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया है 1.007825 एएमयू। एएमयू में आपके पास मास है, आपको कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कैसे होगी, पहली बात सबसे पहले क्या निकालोगे, मास डिफेक्ट। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद रखो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट किस में आएगा, कौन सी यूनिट में आएगा, एएमयू में। 1 एएमयू कितनी एनर्जी के बराबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जितना भी एएमयू आएगा उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसी न्यूक्लियस की। इतनी आसानी से और इतने प्यार से प्रॉब्लम्स होती हैं ये। आई गेस आप सब इसको करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। कमेंट में चाहिए मुझे आंसर कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। एक टॉपिक जो कोरोना संक्रमण में आपके सिलेबस से चला गया वो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर हिंट दे देता हूं। एक टर्म और होता है यहां पर जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसमें आप क्या करते हो, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हो। अब एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियंस हैं, बेसिकली आप बात करो एक ही कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल मिलाकर कितने हैं मास नंबर की। तो आप सारी बाइंडिंग एनर्जी को यदि आप ए से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आ जाएगी जिसका सिंबल होता है BeN। ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इसका कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल आगे के काम में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। एनीवेज यदि मैं इसमें आपसे पूछूं कि BN निकालिए तो भी आपको निकाल देना चाहिए। इस क्वेश्चन में जब आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी तो डिवाइड कर देना आपको इसके मास नंबर 40 से, तो आपके पास पर न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन करेगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है मास डिफेक्ट का, साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी भी यहां पर आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं बढ़ने वाला हूं चैप्टर के लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें है न्यूक्लियर एनर्जी। बाबू जी धीरे चलना, जिन लोगों को मेरी
फास्ट स्पीड से प्रॉब्लम है वो यही बोलते हैं, बाबूजी धीरे चलना, लेकिन बेटा धीरे चलेंगे तो 45 दिन में सिलेबस कैसे खत्म करेंगे। फिर आपके पास तो ऑप्शन है कि आप स्पीड को 0.75 करके देख सकते हो, जिनको स्लो लग रही है वो 1.25 1.5 करके देख सकते हो। एनीवेज, न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आती है साहब? ये आती है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं दुनिया में, वहां से न्यूक्लियर एनर्जी आती है, उसी एनर्जी को आप न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हो। सवाल है कि सर न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें क्या होता है? क्या ये कुछ अलग तरह का रिएक्शन है? जो आज तक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़े हैं क्या वो रिएक्शंस इससे अलग होते हैं? तो देखिए, वो जो आपने पढ़े हैं वो केमिकल रिएक्शंस आपने ज्यादातर पढ़े हैं आज तक, और केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में इतना ही डिफरेंस है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स हियर जी, और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियाई ही ट्रांसफॉर्म होता है, न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट, न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ। यहां जो एनर्जी आया करती है या यूज होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम एनर्जी, बहुत ही कम है, इससे बाल नहीं उड़ना। ये एनर्जी बहुत अच्छे खासे अमाउंट की होगी, इस एनर्जी के तो भाई साहब बहुत फायदे ले सकते हो आप। बॉम्ब भी यहीं से बनेगा, बिजली भी इसी तरीके से बनेगी, बहुत सारे काम है। और ऐसी कुछ चीज़ें जिनका अभी तक हमें यही नहीं पता लगा कि इस्तेमाल कैसे करना है, नहीं तो एनर्जी के जो क्राइसिस है ना, जो एनर्जी की मारा मारी ना दुनिया में, वही खत्म हो जाएगी। एनीवेज, आइए मैं शुरू करता हूं अपना ये टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन से। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपको पता लग गया, इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। बड़ा सवाल ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्यों है ना, पूछता है भारत हैशटैग पूछता है भारत, न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्यों है। चलो जवाब दे देते अर्नब गोस्वामी जी को। अरे बाबा रे, क्यों होता है न्यूक्लियर रिएक्शन? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, उस एग्जांपल से बहुत सटीक तरीके से समझ में आएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होता है। देखो, हम अपनी जिंदगी में जो भी मेहनत करते हैं वो स्टेबल होने के लिए करते हैं। सेम चीज कोई भी एलिमेंट या कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी चीज दुनिया में करते हैं कि सबने अपनी लाइफ में क्या होना है, स्टेबल होना है। आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, लास्ट शेल में 8 चाहिए सबको, और 8 ना होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, लेना देना, भैया हमसे ले लो, हमसे दे दो, 8 बना दो हमारी लास्ट शेल में। कोई शेयरिंग करता है, कोवेलेंट करता है, जैसे सेमीकंडक्टर में भी आपने देखा, भैया चलो हम भी तुम्हारे यहाँ भेजेंगे, तुम भी हमारे यहाँ भेजो। सारा खेल किस लिए, स्टेबल होने के लिए। अभी न्यूक्लियस के साथ क्या दिक्कत है, न्यूक्लियस कहाँ अनस्टेबल हो जाता है, इस बात को समझिए। एग्जाम्पल ह्यूमन पर लेंगे हम लोग। हमने ना एक बंदा कंसीडर कर लिया, यहां पर इस बंदे का नाम कर लेते हैं क्या, मोटू राम। इस बंदे का नाम है मोटू राम। मोटू राम जो है भाई मुंबई शिफ्ट हो गया है, और मुंबई में ना स्टे बहुत महंगा है, रूम जो मिलेंगे आपको, फ्लैट लोगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कंसीडर कर ले रहा हूँ कि मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ता। मोटू राम ने एक फ्लैट ले लिया, उस फ्लैट का रेंट है मेरे भाई 40,000 रुपए, 40,000 इज द रेंट पर मंथ जो पे करना होता है, किसको, मोटू राम को। और मोटू राम मुंबई में कमाता कितना है, केवल 60,000 रुपए ये मोटू राम की इनकम है, और 40,000 किस में पे करता है, रेंट में। अब बोलो मुझे मोटू राम स्टेबल है क्या? हाँ, तुरंत आप लोगों ने जवाब दिया कि नहीं है स्टेबल। क्यों नहीं है स्टेबल? अपनी इनकम का कितना सारा हिस्सा तो किसमें दे रहा, रेंट में। कितने दिन जॉब कर पाएगा मुंबई में, निकल लेगा, जल्दी निकल लेगा। लेकिन मोटू राम को यदि उसका दोस्त मिल जाए छोटू राम, और कहे अरे भाई साहब छोटू राम तुम भी इधर ही घूम रहे, अरे हाँ मोटू राम हम भी इधर ही, अरे कहाँ यार यही नौकरी कर रहे हैं। क्या नौकरी कर रहे हो भैया? 60,000 की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, कमरे का किराया कितना दे रहे? 40,000। दुखती रख पे आग रखा गया। तो कहता है क्यों ना हम एक काम करें, दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। आइडिया बढ़िया है। मोटू राम छोटू राम दोनों एक ही कमरे में चले गए। कितना रेंट पे कर रहा है भाई बंदा? 20 के सेविंग्स हो रही, हर बंदे की सेविंग स्टार्ट हो गई। स्टेबिलिटी का क्या हुआ? बढ़ गई। स्टेबिलिटी का क्या हुआ? बढ़ गई। मोटू राम पहले स्टेबल नहीं था, लेकिन पार्टनर के आने से, रूम पार्टनर के आने से स्टेबल हुआ, क्योंकि सेविंग्स होनी स्टार्ट हुई। अभी मोटू राम छोटू राम को अपना और भी दोस्त मिल गया, कोई खोटू राम।
एक खोटू राम मिल गया, एक खोटू राम भी इसमें ही आ गया कि भाई साहब अरे खोटू राम तुम भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ भाई, अब क्या करना है, अब भाई तीनों रहेंगे इसी फ्लैट में, मस्त एकदम। अभी क्या रेंट पड़ेगा, मान लो 13 के आसपास पड़ेगा। अभी सेविंग्स और क्या हो गई, सेविंग्स और बढ़ गई, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। अभी ऐसे इनको छोटू राम, लोटू राम, घोटू राम, फोटू राम, टोटू राम जो भी मिलते रहे, ऐसे करके इन्होंने लोग भर लिए, और भरते 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 मान लो इस कमरे में जो है 20 लोग भर गए। हाय 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 हाय, प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो गई। सुबह 2 नंबर की लाइन में भी बहुत लंबे लंबे बैठना पड़ रहा है, इतने में भैया साहब ऑफिस से टर्मिनेशन लेटर आ जा रहा है, जगह नहीं मिल रही, कोई खड़े खड़े सो रहा है, कोई कैसे सो रहा है। बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि कमरे में भर गए 20 लोग। अभी क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल हो गए। क्या हो गए ये, अनस्टेबल हो गए। अब देखो जरा, यहां भी था ये अनस्टेबल, जब अकेला था अनस्टेबल था, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहा तो स्टेबिलिटी क्या होती रही, बढ़ती रही, स्टेबिलिटी बढ़ती रही। लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके बाद स्टेबिलिटी क्या करने लगेगी, घटने लगेगी। स्टेबिलिटी क्या करने लगी, घटने लगी। भैया एक कमरे में 4-6 लोग थे तो सब कुछ ठीक था, लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, स्टेबिलिटी अब झंड होती जा रही है। अब भाई साहब ऐसा हो रहा है कि तुम सुबह एक टूथपेस्ट खरीद के लाए हो, शाम तक उसका ये नहीं पता कहाँ पड़ा है, और कोई महंगी सी चीज़ खरीद लाओगे तो छोड़ ही दो बात को, मिल ही नहीं रहा। ये सेम टू सेम चीज़ ना अप्लाई हो जाती है न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस पे यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है, यानी कि एक लाइट न्यूक्लियाई है, कम मास है उधर, तो वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। लेकिन जैसे जैसे मेंबर्स आएंगे, मास बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जब वो बहुत हैवी हो जाएगा, काफी हैवी न्यूक्लियाई हो जाएगा, बहुत सारे लोग भर गए, फिर से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बीच में ही कहानी ठीक रहेगी। ऐसे मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन वाइड्रोजन ये सब जो है ये अनस्टेबल है, और करते 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 जब आप ऊपर मास नंबर पर जाओगे तो आयरन आपका मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी घटते चली जाती है, यूरेनियम 235 238 तक आते हुए मतलब एकदम बिखरने की कगार पर खड़े हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो लाइट न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हैं, हैवी न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हैं। अब अनस्टेबल है तो क्या करें, स्टेबल तो होना है, जिंदगी में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। जिंदगी में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो देखो क्या इनके पास क्या रास्ता है, मोटू राम के पास क्या रास्ता था स्टेबल होने के लिए, पार्टनर्स, मिल जाओ किसी के साथ, साथ में रख लो लोगों को। और हैवी वाले के पास क्या रास्ता है, इनके पास क्या रास्ता है स्टेबल होने के लिए, टूट जाओ। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं या फिर जिनमें न्यूक्लियस टूट जाता है। टूटेगा क्यों, स्टेबल होने के लिए, और जुड़ेगा क्यों, स्टेबल होने के लिए। अंततः सबको स्टेबिलिटी ही चाहिए। न्यूक्लियर, ये सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होता है। आइए मैं बता देता हूं सीधा, न्यूक्लियर रिएक्शन कितने तरह के होते हैं और क्या क्या उनके नाम है। साहब मान के चलता हूं यार तुम्हें लेक्चर में मजा आ रहा है, और इस मजे को बरकरार रखना, क्योंकि थोड़ा सा ही चैप्टर बच रहा है। थोड़ी वीडियो एक्सटेंड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेना, कल की वीडियो में कुछ खास था भी नहीं, तो आज की वीडियो पे सारी भरपाई होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह के होंगे, एक जिसमें न्यूक्लियस टूटेगा तो वो होगा न्यूक्लियर फिशन, और एक न्यूक्लियस जिनमें जुड़ेंगे वो क्या होगा, फ्यूजन। मैं बिना किसी देरी के शुरू करूंगा न्यूक्लियर फिशन से। न्यूक्लियर फिशन, फिशन 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 में क्या होता है, फिशन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई splits into daughter nuclei, heavy nuclei splits into daughter nuclei, and साथ में क्या देता है, रिलीज करता है एनर्जी। क्यों करेगा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज करेगा, देखो 2 बातों से समझो। नंबर 1, अनस्टेबल से स्टेबल, सेविंग्स। जो मैं बोल रहा था ना बार बार कि लोगों के जुड़ने से क्या होगी, सेविंग्स बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी निकलेगी। भाई पैसा आया तो खर्चा तो करेगा ना आदमी, फेंकेगा इधर उधर या इंजॉय करेगा। ये जैसे ही स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी मिलेगी आपको प्रोडक्ट में, साथ ही साथ ये तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत प्यारी सी डेफिनेशन होती है, व्हेन अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज बोम्बार्डेड विद हैवी न्यूक्लियस, it splits into daughter nuclei plus giving a good amount of heat। मैं एक रिएक्शन यहां पर लिखूंगा, उस रिएक्शन से आपको फिजन को याद रखना है। एक ही रिएक्शन काफी होगा पूरे फिजन को समझाने के लिए। आइए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन,
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम है 235। अपन जो लैंग्वेज यूज करते हैं बोलते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज बोम्बार्डेड विद यूरेनियम 235। अच्छे से देख लेना ये, अब ये स्प्लिट होने वाला है। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का मतलब ये समझ लो आप कि वो जो मकान भरा हुआ था जिसमें 20-40 लोग रह रहे थे, उसमें कोई गेस्ट आ गया, और एक ऐसा गेस्ट जो लंबे टाइम के लिए रुकेगा, तो अब हद हो जाएगी। वो कहेंगे भाई साहब अब निकल लो। मान के चलो ये वही कमरा है जिसमें 235 लोग भरे हुए हैं, जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। बट जब एक न्यूट्रॉन यहां घुस जाए जो कि स्लो होगा मतलब तेजी से निकलेगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, यहां खलबली कर देगा। क्या भाई साहब अब घर टूटने की नौबत आई है, घर टूटेगा। टूटने के बाद आपके जो प्रोडक्ट आएंगे, अलग अलग रिएक्शन होंगे, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ऑथर की तरफ से। मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं बेस्ट है, याद करने में हमेशा दिक्कत कोई होएगी नहीं। बेरियम 56 142, क्रिप्टन 36 91। ठीक है जी। अभी देखिए सेटिस्फाई करते हैं इसको रिएक्शन को। 92 56 प्लस 36 92, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 235 प्लस 1 236 और 142 प्लस 91 ये बना 233। यानी कि कुछ बचा है। अभी क्या बचा है, यहां आएंगे 3 न्यूट्रॉन्स, यहां आएंगे 3 न्यूट्रॉन्स और साथ में आएगी बहुत ही सारी एनर्जी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बूम, दिस इज न्यूक्लियर फिजन। एक रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। यहां का जो मटेरियल है वो बदल सकते हो आप, यहां के प्रोडक्ट भी बदल सकते हो। एक रिएक्शन भी याद करोगे चलेगा। क्वेश्चन इज कहां से आई एनर्जी, स्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी पूछेगा पेपर में, रिएक्शन देगा, बोलेगा कितनी एनर्जी आई बताओ। कैसे निकालोगे एनर्जी, देखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल लिया, देखोगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लिया, पाओगे कि एक डिफरेंस है। रिएक्टेंट साइड के मास है और प्रोडक्ट साइड के मास में एक डिफरेंस है। वही डिफरेंस क्या बनेगा, मास डिफेक्ट। बाबा रे बाबा। और फिर आपको पता ही है एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, डेल एम सी स्क्वायर। और एएमयू में हो तो सीधा क्या करना है, जो भी मास डिफेक्ट होगा उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, एनर्जी आ जाएगी। क्लियर होगी बात। इसमें ये भी पूछ सकता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, वो सब क्यू की वैल्यू के बिहाफ पे आप बता दोगे कि भैया ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है और नेगेटिव है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक है। क्या बात समझ में आ गई। मास ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। रिमेंबर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू मास डिफेक्ट इनटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल गिव यू द एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ इस रिएक्शन के 2 फॉर्मेट हो सकते हैं दुनिया में। क्या फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट है इसका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, देखना यार क्या हो रहा है यहां पर, कुछ गड़बड़ घोटाला साथ दिखाई दे रहा है मुझे। एक यूरेनियम है, एक यूरेनियम का एटम लिया मैंने, ये 92 235 और इस पर हिट कराया एक न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आते ही क्या करेगा, फोड़ेगा, इसको फोड़ देगा, ये प्रोडक्ट आएंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन आएंगे, तुकु। इन न्यूट्रॉन में क्षमता है 3 घर बर्बाद करने की। जैसे एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को फोड़ दिया, ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को फोड़ सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, कह दो हाँ, लगा दो आगे। इन्होंने क्या कर दिया भाई, 3 यूरेनियम को फोड़ दिया। जब बात ये लो भैया, आग लग गई एकदम, घर बर्बाद। बात यहीं पर नहीं रुकेगी, क्योंकि यहां से भी आएंगे 3 न्यूट्रॉन जो कर सकते हैं घर बर्बाद। ये कुछ याद आ रहा तुमको इससे, वेस्टीज। देखिए 2 आदमी जोड़िए, आप 2 आदमी जोड़ेंगे, वो हर एक बंदा 2 आदमी जोड़ेगा, वो 2 आदमी जुड़ के इस तरीके से आपके आदमी जुड़ जाएंगे और आपके पास स्प्लेंडर से मर्सिडीज आ जाएगी, टिंग टिंग टिंग। यही हो रहा है यहाँ पर। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन आए, 3 न्यूट्रॉन ने फिर 3 यूरेनियम फोड़े तो 3 आ गए, फिर इसके बाद ये 3 आएंगे, सबसे आएंगे और इसी तरीके से बहुत सारी एनर्जी आएगी, क्योंकि हर एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत एनर्जी आ रही है। जब तक पूरा यूरेनियम धुआं नहीं आ जाता, एनर्जी भर जाएगी। बॉम्ब बन गया, ये इतनी एनर्जी है, ये बॉम्ब बन गया, बॉम्ब। यही प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का। एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए ने, हरामियों ने गिराया था, यूरेनियम ही लिया गया था। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें यूज किया गया था यही यूरेनियम।
थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा होगा, इधर थोड़ा कुछ एरर हो गया था, वापस से शूट कर रहे हैं वीडियो। इसमें यूज किया गया था यूरेनियम। 2016-17 में पूछा गया था बोर्ड्स में कि भैया मान के चलो उस बॉम्ब से इतनी एनर्जी आई थी तो कितने ग्राम यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था। तो उसको निकालने के लिए कोई आपको कसीदे नहीं पढ़ने, अपना यही फॉर्मूला लगाना है, E = del mc², आई मीन Q = del mc², जिससे आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करोगे तो del m आएगा, इनटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। सवाल ये है कि यार ये जो फिजन रिएक्शन पड़ा है या दुनिया में आया है, ये बॉम्ब वॉम्ब बनाना ही आया है, बर्बादी करने आया है बस, या कुछ ढंग का काम हो सकता है इससे? लाइट वाइट बना सकते हैं हम इससे? हाँ कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल में लाता है और बनेगा हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखो कंट्रोल कैसे होगा, ये आपका अनकंट्रोल क्यों है? ये फालतू न्यूट्रॉन आ रहे हैं, 1 से 3 आए, फिर 3 से 9 आए, फिर 9 से ऐसे आएंगे, तो अपन क्या करें, जहां 3 आए उधर 2 को खा जाओ, सिर्फ एक ही को अलाउ करो बाकी यूरेनियम को फोड़ने के लिए, ठीक है? तो आप क्या करो कि ये 2 खा गए मान लो मैं, तो फिर क्या बचेगा, एक ही बचेगा। एक जब एक यूरेनियम पे पड़ेगा तो फिर 3 आ गए, फिर 2 को खा जाओ, एक ही बचा। तो कुल मिलाकर अब एनर्जी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और आप उसको सही इस्तेमाल में ले पाओगे, ठीक है? तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे कैसे काम करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेटअप के, उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही समझ लेते हैं। तो होगा पहला फ्यूल। फ्यूल मतलब कि हम लोग किस चीज को इस्तेमाल करेंगे फिशन कराने के लिए, तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए चुना जाएगा। तो हमने जैसे एग्जांपल ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम बहुत यूज करा जाता है फिशन कराने में। फिर तोड़ा कैसे जाएगा, तोड़ा जाएगा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। इसके लिए आप इस्तेमाल किसको करोगे, इसको इस्तेमाल में कर सकते हो आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? और हैवी वाटर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या काम करेगा ये, न्यूट्रॉन को स्लो करेगा। और इस प्रकार से देखिए आपके पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, यूरेनियम है, तो आप क्या कर सकते हो, ये न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आपका रिएक्शन यहां पर इनिशिएट किया जाएगा। रिएक्शन इज इनिशिएटेड। इनिशिएट करने के बाद अब काम आया इसको कंट्रोल करने का, तो आप यूज करते हो कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या कर सके, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, खा सके। तो इसमें हमारे एग्जांपल्स होंगे कैडमियम एग्जांपल है, बोरोन एग्जांपल है। ये कैपेबल है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के, तो इनकी रॉड्स लगाओगे, न्यूट्रॉन जब वहां से पास करेगा तो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, लिमिटेड न्यूट्रॉन बाहर जा पाएगा। साथ ही साथ आप कूलेंट इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, ये वही कूलेंट है जो गाड़ियों में डाला जाता है जब इंजन हीट हो जाता है, या आप इंजन की सेफ्टी के लिए कूलेंट टाइम टू टाइम डलाते रहते हो। इंजन हीट होगा तो खराब हो जाएगा, तो उससे पहले आप कूलेंट से क्या करते हो, हीट को मेंटेन करते हो। तो आप इसकी हीट को मेंटेन करने के लिए कूलेंट इस्तेमाल करते हो। कूलेंट में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अगेन हैवी वाटर, है ना? फिल्मों में आपने देखा होगा गाड़ी में धुआं उठ जाता है तो पानी डाल देते हो उसमें, है ना? और नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसमें। साथ ही साथ यहाँ रिएक्शन को आप कर लेते हो कंट्रोल और मेंटेन भी हो गया है, बस और बस। अब आप शील्ड और कर लीजिए, क्योंकि इस रिएक्शन से कुछ हार्मफुल गैसेस आती हैं जो तुम्हारे हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, ठीक है? तो सुरक्षा के लिए आप शील्ड करते हो, यानी कि इस पूरे सेटअप को कंक्रीट की वॉल्स में कवर करके फिर आप करते हो, ताकि कोई ब्लास्ट भी हो जाए तो भी आप बाहरी जीवन को क्या करें, ज़्यादा इफेक्ट ना करें। इस तरीके से ये आपका हुआ न्यूक्लियर फिजन। अब हम लोग जानेंगे दूसरे रिएक्शन की तरफ, उसमें कैसे एनर्जी आएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको रब करेंगे, हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन यानी मिलेंगे। कौन मिलेंगे, न्यूक्लियाई मिलेंगे। डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। रिपीट कर लेना, मैंने क्या बोला था, लाइट न्यूक्लियाई क्या करेंगे, यहां पर जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे एक हैवी न्यूक्लियाई, साथ ही साथ रिलीज करेंगे एनर्जी। मेन काम तो वही है हमारा, एनर्जी पाने का। तो अब देखिए क्या कि ये रिएक्शन कितना सिंपल नजर आ रहा, लेकिन जामे है बाबा एक दिक्कत। को है दिक्कत? दिक्कत ये है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब एक दूसरे के पास लाओगे तो कोलंबिक रिपल्शन लगेगा और वो उनको मिलने से मना करेगा।
आपको बहुत एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि उनको मिला सको बाबा। वो बहुत एनर्जी आसानी से नहीं मिलती, यानी कि आपको चाहिए वेरी हाई टेम्परेचर टू मेक दिस थिंग हैपन एक्चुअली। लगभग 2 × 10⁶ केल्विन टेम्परेचर से आप न्यूक्लियस को मिला पाओगे। ऐसे तुम्हारा बाप लाएगा इतना टेम्परेचर। 2 × 10⁶ Kelvin, very high temperature required for, to execute fusion, you can say, which is not possible in ordinary conditions. Even in fact, अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है हम लोग ये कर पाए। तो अपन मानते हैं कि ये फ्यूजन हो रहा है तो सन में हो रहा है, स्टार्स में हो रहा है, वहां है इतना टेम्परेचर, वहां मिलते हैं न्यूक्लियाई, और जो सन से और स्टार से जो एनर्जी आ रही है उसका सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है। अपना टॉपिक है फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। हेडिंग लगाइए आप भी और मैं भी, फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। मैं आपको यहां पर एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कराता हूं, ठीक है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आपने रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, याद कर लेनी है और वही फ्यूजन में लिख देनी है जब ये पूछा जाएगी वो कैसे सोर्स है सन और स्टार में। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बच्चों ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का कंप्लीट रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जो आपको लिखनी होगी पेपर में। यदि फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन स्टार आ जाए तो ये साइकिल आप लिख दोगे, काम चल जाएगा। साइकिल देख लो जरा क्या है। 2 प्रोटॉन से शुरू हुई है, 2 प्रोटॉन मिलाने के बाद H12 बनाए, साथ में पॉजिट्रॉन बनाए, एंटी न्यूट्रिनो बनाए। ये सब क्या है वो आपको जानना नहीं है फिलहाल इस क्लास में, तो बिल्कुल नहीं। आप एज इट इज याद रख लीजिए भैया, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब न्यूक्लियस के रिएक्शन से आने वाले पार्टिकल्स हैं। तो ये पॉजिट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, साथ में आई एनर्जी। फिर ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करेगा। अब यहां का आया हुआ ये H12 रिएक्ट करेगा एक प्रोटॉन के साथ में और देगा हीलियम-2 साथ में एनर्जी भी आएगी। गाइस जब ये रिएक्शन एक बार और हो जाए, यानी कि 2 बार हो जाएगा कंप्लीट, एक बार फिर दूसरी बार, तो देखिए आपके पास He23 और He23 2 हो जाएंगे, जो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म हीलियम-24 और साथ में आएंगे आपके पास ये 2 प्रोटॉन, यानी कि जहां से रिएक्शन शुरू हुआ था वापस वहीं पर आप पहुंच गए हो। कुछ एनर्जी आई है, ये एनर्जी यहां से देखो ये 12 एनर्जी हो गई ये, और ये टोटल में आपके पास 26 के आसपास की एनर्जी बनेगी। ये रिएक्शन फिर से इनिशिएट हो जाएगा, फिर से यही कहानी चलती रहेगी। इसीलिए सन स्टार अपना आराम से जीवन भर से एनर्जी दे रहे हैं, देते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां आपको एनर्जी की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो बहुत कम दिखाई दे रही होगी, है ना। यदि मैं इस सारे रिएक्शन को एक सिंगल रिएक्शन से भी रिप्लेस करना चाहूं तो आई कैन डू दैट। मैं अब देखो, जिन बच्चों को सारा याद ना रहे तो इस सिंगल रिएक्शन को याद कर लेना। सिंगल रिएक्शन लिखता हूं मैं, 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए हैं टोटल, 4 प्रोटॉन इन्वॉल्व हुए हैं, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन। इनसे आएगा हीलियम-24, 2 आपके पार्टिकल आए ये एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में आए 6 गामा, और साथ में आए 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। यदि कुछ भी याद नहीं रहेगा तो ये नेट रिएक्शन आपने यहां पर याद रखना है। माई बैड, ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रिनो होगा, सॉरी। तो ये आपको नेट रिएक्शन याद रख लेना है। एक नेट रिएक्शन में कितनी एनर्जी दिखाई दे रही है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी वहां पर, यानी पर वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना पर यूनिट फ्यूल यूज किया था आपने, पर यूनिट यूरेनियम यूज किया था, उसको इससे कंपेयर करोगे तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा पड़ेगी। यानी कि यदि पर यूनिट आप हाइड्रोजन को यूज कर लेते हो, प्रोटॉन को यूज कर लेते हो बजाय पर यूनिट यूरेनियम के, तो एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। तो फिजन से आने वाली एनर्जी यदि हम लोग किसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी जो एनर्जी की भूख है, एनर्जी क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसको आप कर नहीं पाए हो। और साथ ही साथ ये भी यदि अनकंट्रोल्ड मैनर में गया तो ये भी बॉम्ब का प्रिंसिपल बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन बॉम्ब। एक आदमी है इस धरती पर, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, जो कहता उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। अब रब जाने उनके पास कैसे है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता ये तो आपको पता लग ही गया। इसके साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होता समाप्त और न्यूक्लियाई भी होता समाप्त और खत्म होता है हमारा डे 5। कल
संडे डे 6 नहीं होगा, होगा क्या, लाइव सेशन। न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग आएंगे लाइव और करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। समय रहेगा सेम 9 बजे, मुलाकात होगी यहीं यूट्यूब पर। ये बात सब अपने स्टेटस स्टोरी सबको शेयर कर दो। मनीष सर विल बी लाइव एट 9 PM टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स सेमीकंडक्टर्स और न्यूक्लियाई की। टाटा, बाय बाय, टाटा।